Hello students, how are you all? I welcome you all to my YouTube channel English Edway. Well students, आज रूल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स में आप लोग सीखेंगे रूल्स कलेक्टिव नाउन्स के, जिसमें आप लोग जानेंगे कि कलेक्टिव नाउन्स सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं, इनमें आर्टिकल्स लगेंगे कि नहीं लगेंगे, ये काउंटेबल होते हैं या अनकाउंटेबल होते हैं, इनमें वर्ब कौन सी लगेगी, सिंगुलर या प्लूरल। सो ये सारे क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई होप ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इससे पहले कि हम लोग रूल्स कलेक्टिव नाउन के एक एक रूल्स को देखें, हम लोग पहले कलेक्टिव नाउन की एक डेफिनेशन है उसको हम लोग देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। तो कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज अ होल एज अ यूनिट। तो कलेक्टिव नाउन जो है वो एक ऐसा नेम है जो एक ग्रुप को दिया जाता है, जिस ग्रुप में बहुत से लोग हों या जानवर हों या बर्ड्स हों या कोई चीज़ें हों, तो उनका जो एक ग्रुप हो जाता है जिसमें एक से ज़्यादा लोग होते हैं या जानवर या चीज़ें या पक्षी हों, तो उनको जब एक साथ एक ग्रुप का नाम दिया जाएगा तो उस जो नाम होगा उसको कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। ये एज अ होल एज अ यूनिट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल टीम, फ्लॉक, पुलिस। तो यहाँ पर जो टीम है वो एज अ होल एज अ यूनिट पूरी टीम को टीम ही बोला जाता है। उसमें जैसे क्रिकेट टीम होती है उसमें 12 प्लेयर्स होते हैं, बट जो टीम होती है उसको टीम ही बोलते हैं, उसमें अलग अलग इंडिविजुअल प्लेयर्स को नहीं गिना जाता है। तो ये कलेक्टिव नाउन है। वैसे ही फ्लॉक फ्लॉक भी, इसमें जो पक्षी और पशुओं का, एनिमल्स का और बर्ड्स का जो झुंड होता है तो उनको फ्लॉक बोलते हैं। तो ये भी एक एज अ होल एज अ यूनिट फ्लॉक जो है वो कलेक्टिव नाउन है। वैसे ही पुलिस, जो इंडिविजुअल अलग अलग जो पुलिस मैन होते हैं, तो उनको जब एज अ होल एज अ यूनिट बोला जाता है तो वो उसको पुलिस बोलते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहला रूल कलेक्टिव नाउन का। रूल नंबर 1, व्हेन देयर इज वननेस और यूनिटी इन एक्शन देन सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। अब कलेक्टिव नाउन में जो रूल है पहला वो है एक इस तरीके का सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जहाँ पर आप सिंगुलर वर्ब का भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब का भी यूज़ कर सकते हैं। बट उसमें दो तरह के जो सिचुएशन है वो होती है। एक में तो आप यूनिटी जहाँ पर वननेस होती है वहाँ पर आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, और जहाँ पर डिवीजन हो जाता है एक्शन में या जहाँ पर आप वहाँ जो उस ग्रुप का जो मेंबर्स हैं उनको आप मेंशन कर रहे हैं अलग अलग दिखा के, तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। सो यहाँ पर है जैसे व्हेन देयर इज़ वननेस, यूनिटी इन एक्शन, देन सिंगुलर वर्ब इज़ यूज्ड। व्हेन देयर इज़ डिवीजन इन एक्शन और एवरी मेंबर हैज़ टू बी मेंशन्ड, देन प्लूरल वर्ब इज़ यूज्ड। It is also called distributive collective noun because it shows two thoughts. One is of unity and second is of division. तो यहाँ पर दो थॉट्स दिखते हैं। एक तो यूनिटी का, जब यूनिटी होती है, जब एक मत होता है, जब सारा ग्रुप एक तरह से डिसीजन ले रहा है, जब सारा ग्रुप राज़ी है और वो एक डिसीजन है, एक मत है सबका, तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। और जहाँ पर उस ग्रुप में मतभेद हो गए, जहाँ पर डिवीजन हो गया, तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कमिटी, ऑडियंस या ज्यूरी। नाउ लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स। द फर्स्ट वन इज द ऑडियंस इज enjoying the show. द ऑडियंस इज enjoying द शो। नाउ यहाँ पर जो ऑडियंस है एज अ यूनिट, एज अ होल दिखाया है,
ऑडियंस को, तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है, इज़ का यूज़ हुआ है। द ऑडियंस इज़ एंजॉइंग द शो। दैट इज़, वो जो यूनिटी है, जो एक वननेस है, वो दिखाई है ऑडियंस की, कि जो वन ऑडियंस को एज अ वननेस दिखाया है, तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है। वेयर इज द सेकेंड एग्जाम्पल इज the audience the audience have the audience have started the audience have started going out of the theater। सो यहाँ पर जो है, जो ऑडियंस है, वो जो शो हो रहा है, जो सेंस इस सेंटेंस से मिल रहा है, वो यही है कि यहाँ पर जो ऑडियंस है उसमें वननेस एज अ होल नहीं दिखा के, उसके जो मेंबर्स हैं उनके बारे में बताया है कि द ऑडियंस हैव स्टार्टेड गोइंग आउट ऑफ द थिएटर। इट मीन्स कि जो लोग थे, जो ऑडियंस थी, वो जो थिएटर था उससे बाहर निकलने लगे ना। उन लोग जो सब इकट्ठे एक साथ तो नहीं निकले होंगे, पूरी ऑडियंस। सो जब वो उन लोगों ने शुरू कर दिया थिएटर से बाहर निकलना, यहाँ ये सेंस है। मीन्स कि वो जो उसके लोग थे, जो मेंबर्स थे, वो निकल रहे होंगे। सब साथ में तो नहीं निकले, मगर हाँ, उन लोगों ने शुरू कर दिया था थिएटर से बाहर निकलना। तो यहाँ ये सेंस एक प्लूरल वर्ब की ही दे रहा है। सो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का इसीलिए यूज़ हुआ है, द ऑडियंस हैव स्टार्टेड गोइंग आउट ऑफ द थिएटर। Now let's see the next example. The jury has given its decision। सो यहाँ पर जूरी को एज अ यूनिट, एज अ होल दिखाया है। सो जूरी में सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है, द जूरी हैज़ गिवन इट्स डिसीजन। मीन्स कि वहाँ जो जूरी थी, जो एक जूरी में जो मेंबर्स थे, वो 4 हों, 5 हों या उससे ज़्यादा हों, तो उनका जो डिसीजन था वो सबका एक मत था। वो सब एक डिसीजन पे थे, वो उन्होंने एक सा डिसीजन लिया था। सारे लोग उस बात के लिए राज़ी थे, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं थी। तो यहाँ पर इसीलिए जो वर्ब लगी हुई है वो सिंगुलर वर्ब लगी हुई है, द जूरी हैज़ गिवन इट्स डिसीजन, कि उन्होंने एक मत होके, एक यूनिटी से अपना डिसीजन दिया। Now let's see the next example of the same collective noun, the jury, with plural verb. The jury have been arguing for 2 hours The jury have been arguing for 2 hours before making a decision. Now इस जो सेंटेंस है उसमें जो सेंस आ रहा है वो एक डिवीजन का आ रहा है, एक मतभेद का आ रहा है, क्योंकि जो आर्ग्यूइंग है, द जूरी हैव बीन आर्ग्यूइंग फॉर 2 hours, मीन्स कि वहाँ बहस होने लगी। दैट मीन्स कि डिवीजन आ गया उनकी कुछ राय में। तो यहाँ पर इसीलिए उस डिवीजन की वजह से, उस आर्ग्यूमेंट की वजह से जो यहाँ जो सेंस निकल रहा है, क्योंकि जो जूरी है वो अब एक नहीं रही, एक यूनिट नहीं रही, एक होल नहीं रही, एज अ होल नहीं रही, वो उसके मेंबर्स की एक सेंस मिलने लगी कि वहाँ पर जो है उनकी जो आर्ग्यूमेंट है, जो बहस हुई है,
उसकी वजह से पता चल रहा है कि वहाँ पर जो मेंबर्स थे वो एक अगेंस्ट बोल रहा होगा और एक कुछ बोल रहा होगा, उससे बहस हुई होगी, तो उससे कुछ सेंस मिल रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए जो हैव बीन है वर्ब जो प्लूरल है उसका हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है। द जूरी हैव बीन आर्ग्यूइंग फॉर 2 hours बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। वैसे ही एक लास्ट और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द कमिटी हैज़ बीन the committee has been formed to investigate the matter. The committee has been formed to investigate the matter. सो कमिटी को फॉर्म किया गया है, उसको बनाया गया है किसी मामले की जांच करने के लिए। तो यहाँ पर भी कमिटी जो है एक एज अ यूनिट दिखाया है, एज अ होल दिखाया है, तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है। वैसे ही इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द कमिटी हैज़ बीन फॉर्म टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, ये सिंगुलर वर्ब इसके साथ यूज़ हुआ है। द कमिटी आर द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो यहाँ पर कमिटी में डिवीजन हो गया है, जो मेंबर्स हैं उसके उनकी राय जो है वो अलग अलग हो गई है, तो वहाँ पर एक डिवीजन आ गया है, एक मतभेद हो गया है। तो आपको जो फर्स्ट रूल है वो समझ में आ गया होगा कि इसमें आपको सेंस देखना होगा कि सेंस क्या है। सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस पढ़ते वक्त उसको ऐसे ही नहीं उसका जवाब दे देना है, उसका आंसर दे देना है। पहले उसको अच्छे से पढ़ के उसका सेंस समझना है कि ये इसमें लिखा क्या है, ये क्या बोल रहा है, ये सेंटेंस ये किस तरीके का है। तब आप उसको सही तरह से उसको जज करके उसको आप उसका सही आंसर लिख सकते हैं। तो पहला वाला जो रूल था वो तो यही था कि जो यूनिटी होती है, जहाँ पर यूनिटी होती है, जहाँ एक मत होता है, वहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ हुआ है, और जहाँ पर डिवीजन हो गया, मतभेद हो गया, तो वहाँ पर प्लूरल कलेक्टिव नाउन में यूज़ होता है। So let's see the second rule. Collective noun is countable, so articles are used. So collective noun जो है वो countable है, वो उसको गिना जा सकता है। जैसे a team of players या a herd of cows। तो यहाँ cows और players तो countable तो common noun हुए, मीन्स कि कॉमन नाउन, बहुत सारे कॉमन नाउन को का जब कलेक्शन किया तो उसमें एक जो नाम है, जो कलेक्टिव नेम है, वो एक नेम मिला, जैसे कि अ टीम ऑफ प्लेयर्स या अ हर्ड ऑफ काउस। तो जो उसमें टीम और हर्ड है वो कलेक्टिव नाउन है। तो टीम जो है एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, जैसे अ टीम या बोथ द टीम्स या अ हर्ड या बोथ द हर्ड्स। ऐसे करके आप जो है कलेक्टिव नाउन को काउंट कर सकते हैं। सो इसमें आर्टिकल्स भी यूज़ होते हैं। तो ए और एन आर यूज फॉर जनरल सेंस when the identity is not known, and the is used for specific sense when the identity is known to the speaker। तो a and n जो है वो indefinite article है, जो एक जनरल सी, जब सामान्य सी कोई बात होती है और जिस चीज़ को जिसकी आइडेंटिटी को आप नहीं जानते हो, जिससे आप पहली बार मिल रहे हो, या जो आपके लिए वो नोन नहीं हो, वहाँ पर ए और एन का यूज़ होता है। और दा जो है वो स्पेसिफिक सेंस में एक डेफिनेट आर्टिकल है, इसलिए इसको एक कोई पर्टिकुलर बात हो या कोई स्पेसिफिक कोई विशेष बात हो तो वहाँ पर दा यूज़ करते हैं। जब किसी के बारे में आप जानते हैं जिससे आप पहली बार नहीं मिल रहे हो, तो वहाँ पर आप दा का यूज़ करते हैं। आइए हम लोग इससे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लाइक आ, जस्ट अ सेकेंड, लाइक a team of
A team of players is a team of players practicing in the यहाँ पर जनरल सेंस में आ का यूज हुआ है. A team of players is practicing in the field. वैसे ही द क्रिकेट टीम वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. अब यहाँ पर एक स्पेसिफिक एक विशेष टीम की बात हो रही है जो कि एक क्रिकेट टीम है. तो उसको जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बधाई दी, कॉन्ग्रेचुलेट किया. लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल. Is it okay to eat a bunch of grapes daily? तो a bunch of grapes means कि एक bunch अंगूरों का एक गुच्छा रोज़ खाना क्या सही है, क्या सेहत के लिए सही है. तो यहाँ पर भी बहुत सामान्य सी एक जनरल सेंस में बात हो रही है. तो यहाँ पर भी ए का यूज़ हुआ है. फिर सो द बंच ऑफ ग्रेप्स हैंगिंग इन दैट गार्डन इज़ रेड. तो यहाँ एक स्पेसिफिक एक विशेष जो ग्रेप्स हैं उसके बंच की बात हो रही है. तो जो बंच है, जो गुच्छा है वो अंगूरों का जो कि वो गार्डन में है वो लाल रंग का है. तो यहाँ पर एक विशेष तरह के ग्रेप्स की बात की गई है, इसीलिए यहाँ पर सेंस जो है वो दा का बना है. तो दा लगा हुआ है इसीलिए. तो आई होप आपको ये सेंस समझ में आ गया होगा कि ए और एन जो है वो जनरली और जनरल सामान्य सी कोई बात हो तो, और जो दा है वो स्पेसिफिक या पर्टिकुलर सेंस में यूज़ होता है. अब हम लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड रूल की तरफ. नाउ द थर्ड रूल इज सम कलेक्टिव नाउन्स are used to name a collection of different things in a group that are made up of the same things. It is also called generic collective noun. They are uncountable and they never take articles before them and always take singular verb. So कुछ समूहवाचक संज्ञा का उपयोग किसी समूह में विभिन्न चीज़ों के संग्रह को नाम देने के लिए किया जाता है जो एक ही चीज़ से बने होते हों. तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे जो जिनमें बहुत ही जिनका एक तो नाम होता है, एक स्पेशल नाम दिया जाता है उनके कलेक्शन को, मगर उसमें जो चीज़ें होती हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं. भिन्न भिन्न तरह की अलग अलग फ़र्क डिफरेंट चीज़ें होती हैं उनमें, और उनको जब मिला दिया जाता है तो उनका वो एक कलेक्टिव नाम दिया जाता है जिसको कि जेनरिक कलेक्टिव नाउन भी बोलते हैं. ये अनकाउंटेबल होता है और इसमें जो है आर्टिकल्स नहीं लगते हैं और ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है. सो आइए हम लोग इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. सो लाइक फर्नीचर, कटलरी, सीनरी, क्रॉकरी, स्टेशनरी एक्सेट्रा. सो लाइक जो फर्नीचर है तो फर्नीचर बहुत सारे कॉमन नाउन्स जैसे कि चेयर, टेबल, बेड, ये सब कॉमन नाउन हैं जो कि ये जब अलग अलग इनको देखो तो ये एक कॉमन नाउन हैं जिनको इकट्ठा जब कलेक्ट करके एक नाम दिया गया है तो फर्नीचर नाम
कलेक्टिव नाउन में आता है। तो ये सारी वुड से बने होती हैं फर्नीचर, तो इसमें एस या ई एस नहीं लगेगा। और ये जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, तो बट ये कलेक्टिव नाउन है क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ों को मिला के एक नाम दिया गया है फर्नीचर। वैसे ही कटलरी, कटलरी में भी अलग अलग स्पून, नाइफ, फॉर्क, तो ये भी कॉमन नाउन से मिलके बना हुआ है कटलरी। वैसे ही सीनरी में भी अलग अलग तरह के जो सीनरीज होती हैं, जो सीन्स होते हैं, उसमें सब इंक्लूड होता है जो सीनरी में, तो उसमें भी ऐसे ही होता है। वैसे ही क्रॉकरी, क्रॉकरी में भी अलग अलग जो प्लेट्स होती हैं, सॉसर, कप, प्लेट्स, इस तरीके से। और स्टेशनरी में भी अलग अलग तरह के जो पेन्स हैं, वो कॉपीज़ हैं, पेपर्स हैं, रजिस्टर्स हैं, इस तरीके से ये मिलके अलग अलग चीज़ों का को जब एक जो कॉमन नाउन होते हैं, बहुत सारे कॉमन नाउन्स को इकट्ठा करके एक नेम दिया गया है। तो अलग अलग चीज़ों के कलेक्शन को जब एक नाम दिया गया है तो वो एक कलेक्टिव नाउन बना है, जो जिसको जैसे फर्नीचर, कटलरी, सीनरी, क्रॉकरी और स्टेशनरी। आइए हम लोग इससे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सो फर्नीचर ऑफ द रूम इज़ न्यू, तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगा है और इज़ का यूज़ हुआ है, जो कि एक सिंगुलर वर्ब है। कटलरी वॉज Cutlery was given to the staff as a Diwali gift. Old crockery has to be washed. पुरानी क्रॉकरी को धोया जाना है। Is there any stationery shop nearby? So is there any stationery shop nearby? सो यहाँ पर भी स्टेशनरी के लिए इज़ का यूज़ हुआ है, सिंगुलर वर्ब का। स्टेशनरी मीन्स राइटिंग मटेरियल सच एज एनवलप्स, पेपर्स, पेन्स एंड कॉपीज़, रजिस्टर्स। सो ये स्टडीज़ से और जो पेपर्स और ये सबसे रिलेटेड चीज़ें हैं उनके कलेक्शन को स्टेशनरी बोलते हैं। तो यहाँ पर स्टेशनरी से एक और स्टेशनरी वर्ड होता है जो कि एक एडजेक्टिव है, उसकी भी हम लोग स्पेलिंग देख लेते हैं। सो इन फ्यूचर आपको ये रिमेंबर रहेगा। सो ये एक एडजेक्टिव है स्टेशनरी, STATIONARY, और जो STATIONERY है ये एक नाउन है। सो जो स्टेशनरी है एडजेक्टिव, उसका मतलब होता है स्टिल या मूव नहीं करना एक जगह से, एक जगह स्टिल हो जाना। और स्टेशनरी एक जो बहुत सारा जो राइटिंग मटेरियल होता है उनका जो कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं स्टेशनरी। तो ये दो स्पेलिंग्स हैं, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ई और ए का डिफरेंस है। जो नाउन है उसमें ई लगा हुआ है और जो एडजेक्टिव है उसमें ए है, और मीनिंग दोनों की डिफरेंट है। जो स्टेशनरी एडजेक्टिव है उसका मतलब होता है स्टिल या मूव नहीं करना, और स्टेशनरी जो होता है वो
जो राइटिंग मटेरियल चीज़ें होती हैं, पेपर, पेन, बुक्स, कॉपीज़ और पेपर्स और एनवलप्स, इन सब से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनको स्टेशनरी, उनके कलेक्शन को स्टेशनरी बोलते हैं। सो आई होप आप इसको इस जो वर्ड है स्टेशनरी, इसको नोट डाउन करेंगे ताकि आप जो है इसको आगे कभी भी ये वर्ड आए तो आप इसको रिमेंबर करें। नाउ सीनरी इज़ अ फेक बैकग्राउंड इन अ प्ले। सो यहाँ पर सीनरी सीनरी जो है वो कभी भी इसको ये काउंटेबल नहीं होती है, इसको काउंट नहीं, प्लूरल में नहीं लिखा जा सकता है जैसे सीनरीज। तो वैसे इसमें आर्टिकल लग सकता है अगर इसको पर्टिकुलराइज करना हो, जैसे द सीनरी ऑफ कश्मीर। सो वहाँ पर सीनरी में द आर्टिकल यूज़ हो सकता है पर्टिकुलर सेंस में। तो आई होप इसको ये जो थर्ड रूल था वो भी आपको समझ आया होगा अच्छे से, कि जहाँ पर जेनरिक वाले जो ग्रुप जो जेनरिक ग्रुप होता है, जिसमें होती तो ग्रुप में चीज़ें हैं मगर उस ग्रुप में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो उसमें जो है किस तरीके से जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं उनमें वो अनकाउंटेबल होते हैं, उनमें SEIS नहीं लगता है, और उनमें दा और आर्टिकल्स जो है नहीं यूज़ होते हैं, और उनमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। हालांकि इसमें कभी कभी एक्सेप्शंस भी होते हैं, वो तब आप बहुत ज़्यादा कोई बुक पढ़ेंगे या उसमें कोई ना कोई कभी आपको एक्सेप्शंस भी दिखेंगे। तो वो आप जब देखेंगे तो आपको उससे धीरे धीरे करके ऐसे समझ में आएगा। जब आप बहुत सी बुक्स और स्टडी करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कहीं कहीं आपको इसके एक्सेप्शंस भी देखने को मिल जाएंगे। अब हम लोग अपना फोर्थ जो रूल है वो देखते हैं। सम कलेक्टिव नाउन्स आर ग्रुप कलेक्टिव नाउन्स बिकॉज दे एक्ट इन यूनियन इज ऑलवेज प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब्स। तो कुछ समूहवाचक संज्ञा ऐसे समूह को दर्शाते हैं जिसका प्रत्येक सदस्य व उनके कार्य सामान्य हो। तो ऐसा भी कलेक्टिव नाउन होते हैं जहाँ जो है एक ग्रुप दिखाता है, एक समूह दिखाता है, जो उस समूह में जो लोग होते हैं वो सभी मिलके एक सा ही कुछ काम कर रहे होते हैं। तो ये जो है हमेशा प्लूरल होते हैं, दे आर ऑलवेज प्लूरल एंड टेक्स प्लूरल वर्ब, और ये प्लूरल वर्ब ही लेते हैं साथ में। देखने में भले ही वो सिंगुलर जैसे लगें मगर ये प्लूरल होते हैं, प्लूरल ही समझे जाते हैं, और इसीलिए ये प्लूरल वर्ब लेते हैं। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स लाइक पुलिस, कैटल, पब्लिक एक्सेट्रा। तो पुलिस, कैटल, पब्लिक एक्सेट्रा, इस तरीके के जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो देखने में भले ही लगेंगे सिंगुलर, बट दे आर प्लूरल, दे आर कंसिडर्ड टू बी प्लूरल, और दे टेक प्लूरल वर्ब्स। तो इनके बाद हमेशा ही प्लूरल वर्ब आएगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द police are trying to nab the killers। तो जो पुलिस है वो कोशिश कर रही है पकड़ने की उन किलर्स को, उन हत्यारों को। तो यहाँ पर प्लूरल का यूज़ हुआ है, एंड ऑफ कोर्स आर्टिकल तो इसमें लगेगा प्लूरल में। तो यहाँ पर जो है जो पुलिस है वो हत्यारों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो ये पुलिस जो है, सारे लोग जो पुलिस में जितने भी ग्रुप में पुलिस के लोग हैं वो सारे कोशिश कर रहे हैं उन हत्यारों को पकड़ने की। तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो अगर आप बहुत ध्यान देंगे कोई भी स्टडी बुक में, या आप अपनी जो कॉम्पिटिटिव जैसे
एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी आप ध्यान देंगे तो कभी कभी कुछ एक्सेप्शंस भी आ जाते हैं। अब जैसे इसी में ही द पुलिस आर ट्राइंग टू नैप द किलर्स, तो ये हो गया। अगर इसी जगह अगर लिखा होगा अ पोज ऑफ पुलिसमैन is deployed to nab the उसकी जगह अगर लिखा होगा अपोज ऑफ पुलिसमैन इज डिप्लॉयड टू नैप द क्रिमिनल्स। अब यहाँ पर ऑल्दो पुलिस में कभी भी जो पुलिस जब लिखेंगे तो उसके साथ हमेशा ही प्लूरल आएगा, बट यहाँ एक्सेप्शन है कि यहाँ अपोज ऑफ पुलिसमैन है इज डिप्लॉयड टू नैप द क्रिमिनल्स। तो यहाँ पर जो वर्ब आई है वो इस पुलिसमैन के अकॉर्डिंग नहीं आया है। यहाँ पर ये जो ग्रुप है, ये पोज मीन्स होता है एक ग्रुप, पुलिसमैन का एक ग्रुप। तो यहाँ पर एक यूनिट की तरह उसको लिया गया है। तो यहाँ पर इसीलिए इसके अकॉर्डिंग अपोज के अकॉर्डिंग जो वर्ब आई है वो इसके अकॉर्डिंग आई है। अपोज ऑफ पुलिसमैन इज डिप्लॉयड टू नैप द क्रिमिनल्स। वैसे ही अगर एक पुलिसमैन की बात करें या एक ऑफिसर या एक कांस्टेबल, तो वहाँ पर भी सिंगुलर जो वर्ब है वो आएगा। जैसे कि अ पुलिसमैन या ऑफिसर या कांस्टेबल is looking into the a policeman या ऑफिसर an officer, a policeman, an officer या a constable is looking into the matter। तो यहाँ पर भी इज़ आया है क्योंकि ये एक पुलिस मैन की बात हो रही है, एक ऑफिसर की बात हो रही है या एक कांस्टेबल की। तो ये आपको अपना सेंस लगाना है कि इस सेंटेंस में किस चीज़ का कैसे यूज़ हुआ है और ये सेंटेंस किस तरीके से बना है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि सिंगुलर इसमें वर्ब लगेगा या प्लूरल वर्ब आएगा। वैसे ही the cattle are grazing quietly in the cattle are grazing quietly in the field। तो यहाँ पर कैटल की बात कही गई है। कैटल मीन्स की जैसे कि गाय या बकरी या इस तरीके के जो जानवर होते हैं उनको कैटल बोला जाता है। तो द कैटल आर ग्रेजिंग, तो यहाँ एक ग्रुप की बात कही गई है, द कैटल आर ग्रेजिंग क्वाइटली इन द फील्ड। तो यही जब इसी को ही अगर हम सिंगुलर में भी कभी कभी इस तरीके के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे अगर लिखा हो द herd of cattle is grazing in the herd of cattle is grazing in the field। तो यहाँ पर इज़ आया है। तो इज़ किस लिए आया है? इज़ इसलिए आया है क्योंकि यहाँ जो ये हर्ड है ये इसके ही अकॉर्डिंग आया है यहाँ इज़, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। तो ऑफ से पहले ये एक सब्जेक्ट है, द हर्ड ऑफ कैटल इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो आई होप आपको ये जो फोर्थ रूल था ये भी समझ में आ गया होगा कि जब इस तरीके के जो एक ग्रुप वाले जो एक समूह वाले होते हैं कलेक्टिव नाउन्स, तो उसमें प्लूरल वर्ब लगता है, हमेशा ही प्लूरल वर्ब लगता है क्योंकि ये देखने में भी प्लूरल होते हैं और इनमें कभी भी एस नहीं लगेगा। इन सेंटेंसेस में पुलिस का पुलिसेस या कैटल्स या पब्लिक्स नहीं होगा।
सो नाउ हम लोग लास्ट रूल जो है इसका, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 देखते हैं। द वर्ब विल कम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट दैट कम्स बिफोर अ फ्रेज बिगनिंग विथ ऑफ। सो यहाँ पर है कि जो वर्ब है, जो क्रिया है कलेक्टिव नाउन में, जब कलेक्टिव नाउन का कोई भी सेंटेंस बनेगा तो वो जो वर्ब आएगी वो उसमें जो सब्जेक्ट होगा जो ऑफ से पहले होगा, ऑफ से पहले जो सब्जेक्ट आएगा उसी के ही अकॉर्डिंग, उसी के ही अनुसार, उसी के ही अनुसार वो जो वर्ब है वो लेगी वो। सो जैसे यहाँ पर है अ कलेक्टिव, अ प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लूरल प्लस वर्ब सिंगुलर, क्योंकि ये आ है उसके बाद कलेक्टिव वर्ड है टीम, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा वो कलेक्टिव वर्ड होगा, जो कलेक्टिव वर्ड होगा वही सब्जेक्ट होगा। तो वही, जब अगर टीम है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, अगर यहाँ पर टीम्स होता, एस लग जाता, तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब हो जाता, द टीम्स ऑफ ऐसे करके। तो द टीम्स ऑफ प्लेयर्स या बोथ द टीम्स आर ऐसे करके वहाँ पर प्लूरल वर्ब लग जाता। सो अ टीम ऑफ प्लेयर्स खिलाड़ियों का की टीम, अ हर्ड ऑफ काउस गायों का झुंड। तो इससे हम लोग कुछ सेंटेंस देखते हैं, हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अ अ टीम ऑफ प्लेयर इज practicing in the field, या a herd of cow is grazing in the farmer's A herd of cows is grazing in the farmer's field। आइए हम लोग एक बार फिर से रूल्स को देखते हैं सो दैट कि आप जो है इसको इजीली समझ पाएँ और थोड़ी सी क्लैरिटी आए माइंड में आपके, इसको समझने में कलेक्टिव नाउन्स के रूल्स को। सो जो पहला वाला रूल था वो था यूनिटी और डिवीजन में पे बेस था। जैसे कि कलेक्टिव नाउन्स अगर एक यूनिटी दिखाते हैं या डिवीजन दिखाते हैं तो उसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब आते हैं। तो अगर जो डिसीजन है, जैसे कोई कमिटी है या जूरी है या कोई ऑडियंस है, तो वहाँ पर जब कोई इस तरीके के जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं तो वहाँ जब एक मत होकर डिसीजन लिया जाता है या सारा जो डिसीजन है, जब कोई भी ओपिनियन है या कुछ भी राय है वहाँ सबकी एक सी होती है और एक डिसीजन सामने आता है निकल के, तो वहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। वैसे ही अगर उसी जो कमिटी है या ऑडियंस है या जूरी है या इस तरीके का जो भी कलेक्टिव नाउन्स हैं, तो उनमें अगर कोई डिवीजन या मतभेद आ जाए या उसके हर एक मेंबर्स, जो मेंबर हैं उसमें उनको मेंशन किया जाए अलग अलग, तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। तो यहाँ पर मेन जो है यही है कि एक यूनिटी और डिवीजन दिखाया है। तो इसमें एग्जांपल्स जैसे कमिटी, ऑडियंस, जूरी, इस तरीके से कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से यूज़ होते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी ये इसी तरीके से आते हैं। सो जैसे कि एग्जाम्पल थे इसमें, द ऑडियंस इज़ इंजॉइंग द शो, तो ये सिंगुलर वर्ब था क्योंकि यहाँ पर सारा एज अ होल, एज अ यूनिट दिखाया है ऑडियंस को कि वो सारे जो ऑडियंस जो बैठी हुई थी जितनी, वो सब जो शो था उसको इन्जॉय कर रही थी। फिर द ऑडियंस हैव स्टार्टेड गोइंग आउट ऑफ द थिएटर, तो इकट्ठे एक साथ तो ऑडियंस निकली नहीं, वो धीरे धीरे हैव स्टार्टेड, वो शुरू कर दिया था उसने धीरे धीरे थिएटर को छोड़ना, निकलना। तो वहाँ से ऑडियंस
जो है धीरे धीरे करके निकली, एक एक करके निकली, तो सारी ऑडियंस को यहाँ ऐसा होल नहीं दिखाया है, यहाँ पर डिवीजन हो गया है। यहाँ अलग अलग मेंबर्स को पता चल रहा है सेंटेंस से कि कुछ मेंबर्स थे जो वो पहले निकल रहे थे, जिन्होंने शुरू कर दिया था वहाँ से निकलना। वैसे ही द जूरी हैज़ गिवन इट्स डिसीजन, तो जूरी थी जो जो एक जो जज होते हैं उनकी जो जूरी होती है, उन्होंने एक डिसीजन दिया, एक उन्होंने एक फैसला दिया बाहर की। तो वो जो है जो डिसीजन था वो सबने एक सा लिया, एक मत होके, एक वननेस के साथ लिया, तो वहाँ यूनिटी हुई, तो हैज़ आया क्योंकि वो सिंगुलर वर्ब यूज़ हुआ है। वहीं जब इसी जूरी में डिवीजन हो गया, मतभेद हो गया, द जूरी हैव बीन आर्ग्यूइंग फॉर 2 hours बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, तो जूरी ने बहस करी, 2 घंटे बहस करते रहे उन लोग। मीन्स कि जूरी में जितने मेंबर्स थे उनमें से 3-4 अगर उसके अगेंस्ट होंगे जो भी डिसीजन होगा, तो उसकी वजह से उनमें जो बहस हो रही थी तो वहाँ डिवीजन आ गया। तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब शो हुआ है, द जूरी हैव बीन आर्ग्यूइंग फॉर 2 hours। वैसे ही द कमिटी हैज़ बीन फॉर्म टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, अब जो कमेटी है उसको फॉर्म किया गया है किसी मैटर की जांच पड़ताल करने के लिए, तो वो एक एज अ यूनिट एज अ होल एक काम करेगी। तो यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है। फिर द कमेटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, अब जो कमेटी है वो डिवाइडेड हो गई है, वो विभाजित हो गई है, उसमें मतभेद आ गए हैं उनकी राय में, तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ हुआ है। वैसे ही रूल नंबर 2, कलेक्टिव नाउन इज काउंटेबल, सो आर्टिकल्स आर यूज्ड। ए एन आर यूज फॉर जनरल सेंस व्हेन द आइडेंटिटी इज नॉट नोन। द इज यूज फॉर स्पेसिफिक सेंस व्हेन द आइडेंटिटी इज नोन टू द स्पीकर। तो ए और एन जो है वो जनरल सेंस में जब सामान्य सी कोई बात हो रही हो या जहाँ पर आपको आइडेंटिटी नहीं पता हो, तो वहाँ कलेक्टिव नाउन में ए और एन का यूज़ होता है। नहीं तो दा का ही यूज़ होगा जब स्पेसिफिक सेंस दिखाना हो या फिर उसकी आइडेंटिटी को आप जानते हो। फॉर एग्जाम्पल, अ टीम ऑफ प्लेयर इज़ प्रैक्टिसिंग इन द फील्ड, अब यहाँ पर एक टीम जो है प्लेयर्स की, खिलाड़ियों की, वो प्रैक्टिस कर रही है, तो ये एक बहुत जनरल सी बात है। फिर इज़ इट ओके टू ईट अ बंच ऑफ ग्रेप्स डेली, तो ये क्या सही है रोज़ एक बंच अंगूरों का एक गुच्छा खाना, तो ये भी एक बहुत जनरल सी बात हो गई है। फिर द क्रिकेट टीम वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक टीम की बात कही गई है, स्पेसिफिक एक बहुत ही मतलब पर्टिकुलर टीम की बात कही गई है, तो क्रिकेट टीम की बात करी गई है कि वो बधाई दी प्राइम मिनिस्टर ने उस टीम को। फिर द बंच ऑफ ग्रेप्स हैंगिंग इन द गार्डन इज रेड, तो वो अंगूर का गुच्छा जो वहाँ लटका हुआ है गार्डन में वो लाल रंग का है। सो यहाँ पर भी बहुत ही पर्टिकुलर बात हो गई, स्पेसिफिक। नाउ रूल नंबर 3, सम कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड टू नेम अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन अ ग्रुप दैट आर मेड अप ऑफ द सेम थिंग्स। इट इज also called generic collective nouns. They are uncountable and they never take articles before them and always take singular verb. अब यहाँ पर जो थर्ड रूल था उसमें एक कलेक्टिव नाउन, एक नाम तो होगा मगर उसमें अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं जिनको कि एक ग्रुप बना के एक नाम दे दिया गया है। तो यहाँ इस तरीके के नाउन्स होते हैं जैसे फर्नीचर, कटलरी, सीनरी, क्रॉकरी, स्टेशनरी, तो यहाँ पर भी ये सिंगुलर ही यूज़ होंगे, सिंगुलर वर्ब इसमें आएगा, इसमें सिंगुलर वर्ब आएगा और इससे पहले आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि ये एक जो फर्नीचर है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सीनरी भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस तरीके के नाउन में जो है, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन भी है और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आ रहा है, तो यहाँ पर इसमें जो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा और इसमें ई एस नहीं लगेगा, ये प्लूरल नहीं होगा, प्लूरल नहीं बन सकता है इसका, तो हमेशा ही ऐसे ही यूज़ होगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। जैसे फर्नीचर ऑफ दैट रूम इज़ न्यू, कटलरी वॉज गिवन टू द स्टाफ एज अ दिवाली गिफ्ट, ओल्ड क्रॉकरी हैज़ टू बी वॉश्ड, इज़ देयर एनी स्टेशनरी शॉप नियर बाय, सीनरी इज़ अ फेक बैकग्राउंड इन अ प्ले। वैसे ही रूल नंबर 4, सम कलेक्टिव नाउन्स आर ग्रुप कलेक्टिव नाउन्स बिकॉज दे एक्ट इन यूनियन, इज़ ऑलवेज प्लूरल एंड टेक्स प्लूरल वर्ब। तो कुछ जो है नाउन्स होते हैं, कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जो एक ग्रुप की तरह, जो एक से ही होते हैं, सब एक ग्रुप होता है और वो सब एक से ही कार्य करते हैं और एक ही तरह से
के होते हैं वो लगभग, तो उसमें हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगता है और वो दिखने में प्लूरल जैसे होते हैं और उनमें भी कभी एस नहीं लगता है और देखने में वो प्लूरल की तरह होते हैं और प्लूरल वर्ब लेते हैं, जैसे पुलिस, कैटल, पब्लिक। सो इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हम लोग ने देखे थे, जैसे द पुलिस आर ट्राइंग टू नैप द किलर्स, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ हुआ है, बट यहाँ कभी कभी एक सेंस पता होनी चाहिए कि कब इसमें सिंगुलर आ गया और क्यों आया है। तो जैसे अपोज ऑफ पुलिसमैन इज डिप्लॉयड टू नैप द क्रिमिनल्स, तो अपोज की वजह से अपोज ऑफ पुलिसमैन मीन्स होता है ग्रुप ऑफ पुलिसमैन, तो यहाँ पर उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कलेक्टिव नाउन का सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आई है, तो यहाँ पर ये इसका एक्सेप्शन हो गया है। वैसे ही आ पुलिसमैन मीन्स एक पुलिसमैन, एन ऑफिसर एक ऑफिसर, या अ कांस्टेबल एक कांस्टेबल इज लुकिंग इनटू द मैटर, वो इस मामले को देख रहा है, तो यहाँ पर भी जो सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है। फिर वैसे ही द कैटल आर ग्रेजिंग क्वाइटली इन द फील्ड, जो कैटल है वो ग्रेस कर रही है, वो चर रही है, वो घास खा रही है बहुत ही शांति के साथ फील्ड में। फिर द हर्ड ऑफ कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो वैसे ही कैटल के लिए तो हमेशा, क्योंकि ग्रुप में होती हैं कैटल, कैटल मीन्स जैसे कि गाय या बकरी या भेड़, इस तरीके के जो जानवर होते हैं उनको कैटल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है प्लूरल वर्ब का यूज़ हुआ है। फिर उसी जगह द हर्ड ऑफ कैटल, जब हर्ड ऑफ कैटल की बात कही गई तो हर्ड के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के, जो सब्जेक्ट है ऑफ से पहले, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आया है, तो द हर्ड ऑफ कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब लास्ट वाला जो हम लोग का था, द वर्ब विल कम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट दैट कम्स बिफोर अ फ्रेज बिगनिंग विद ऑफ, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा वो, कलेक्टिव नाउन में जो सब्जेक्ट होगा वो ऑफ से जो पहले वर्ड आया है वही सब्जेक्ट होगा उसका, वही कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि यहाँ जो प्लेयर्स और जो काउज, ये जो बाद वाले हैं, ये सब कॉमन नाउन्स हैं जिनको इकट्ठा करके एक नाम दिया गया है। कॉमन नाउन्स को इकट्ठा करके जब नाम दिया गया है तो वो एक कलेक्टिव नाउन निकला है, कलेक्टिव नाउन बन गया है। तो यहाँ पर टीम जो है और हर्ड जो है, इसके ही अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगेगा, या कोई भी कलेक्टिव नाउन होगा उसमें जो ऑफ से पहले जो कलेक्टिव वर्ड होगा उसी के ही अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा, वो सिंगुलर वर्ब होगा। ये आपको देखना होगा कि ये जो वर्ड है, कलेक्टिव वर्ड है, उसमें एस लगा है या वो ऐसे ही अकेला है, वो सिंगुलर है, तो उस हिसाब से उसमें सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। जैसे अ टीम ऑफ प्लेयर इज प्रैक्टिसिंग इन द फील्ड, अ हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फार्मर्स फील्ड। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।